Hi students, how are you? And what about your study? अच्छी चल रही होगी, बस आपको कॉन्सेप्ट्स, न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस को समझ के करना है। क्वेश्चन रेज करना शुरू करिए, डाउट्स क्लियर करिए अपने ग्रुप में, अपने टीचर से, और जब आप समझ के करेंगे तो देखना आपको ये इजी लगेगा, इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग। तो ये है ही चैप्टर 4 ले रहे हैं आज, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, 12 फिजिक्स। और आज के हमारे टॉपिक्स हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, motion of charge particle in a magnetic field and motion of charge particle in combined field. Let us start. ये पहली स्लाइड पे हम थोड़ी बात करेंगे कॉन्टिन्यूटी की, प्रीवियस फिजिक्स, अब तक हम इस चैप्टर में क्या पढ़ चुके हैं, और प्रेजेंट डे फिजिक्स। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे तो कल की फिजिक्स और आज की फिजिक्स। तो एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए आप क्या पढ़ चुके हैं। आप रिकॉल करिए, हम इसमें इस चैप्टर में अब तक स्टडी कर चुके हैं मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और स्टडी एक्सपेरिमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लॉरेंज फोर्स, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज और करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हम स्टडी कर चुके हैं। हम बात कर रहे थे डायरेक्शन की बात करें पहले। अगर हम डायरेक्शन में हमने पढ़ा था कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल स्टडी किया था, और ये हम स्टडी कर चुके हैं। अब ध्यान रखिए ये रूल कब लगते हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड में किसी एंगल को बनाते हुए चार्ज पार्टिकल एंटर करता है। थीटा एंगल से चार्ज पार्टिकल ने एंटर किया तो इस पे जो फोर्स लगेगा ये मैग्नेटिक, आप राइट हैंड थंब रूल से या राइट हैंड स्क्रू रूल से इसको फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर एक केस है, आप ऐसा पढ़ें, आज इसी को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, कि जब मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पे अगर चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, तो मान लीजिए कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड है, लेफ्ट टू राइट दिखा रहे हैं हम, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इक्वली स्पेस्ड लाइन से दिखाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह, और चार्ज पार्टिकल इसके 90 डिग्री पे एंटर करता है, तो फिर इसके लिए हम एक रूल पढ़ते हैं, थर्ड रूल, और ये आज हम स्टडी करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो ध्यान रखना ये रूल कब लगेगा, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पे एंटर कर रहा है। और इस केस में, ये स्पेशल केसेज में पहले दो रूल तो लगेंगे, वो तो हर जगह लगेंगे। तो यहीं से स्टडी करेंगे। आज हम स्टार्ट कर लेते। ओके स्टूडेंट्स, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आज हम स्टडी करेंगे, और ये स्पेशल कंडीशन में लगता है। ध्यान रखना, जब चार्ज पार्टिकल आपका एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री एंगल बनाते हुए, उस केस में उस पर जो फोर्स अप्लाई होगा उसे हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी फाइंड कर सकते हैं। तो ध्यान रखना यहां पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल तब लगेगा जब V परपेंडिकुलर हो B के। और ये भी ध्यान रखना कि राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल यहां पे भी अप्लाई होंगे, वो हर जगह अप्लाई होते हैं, लेकिन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल सिर्फ इस स्पेशल कंडीशन में यूज होगा, व्हेन V इज परपेंडिकुलर टू B। तो समझ लीजिए इसका स्टेटमेंट क्या है, और अगर हम डायग्राम से फिगर बी में जो दिखा है इससे समझेंगे तो इजीली समझ आ जाएगा। तो ये फिगर ए और ये फिगर बी। तो अब इसका स्टेटमेंट क्या है देखिए ध्यान से, इफ वी स्ट्रेच द फर्स्ट फिंगर, द सेंट्रल फिंगर एंड द थंब ऑफ अवर लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जैसे आप फिगर बी में देखिए इसे ध्यान से, सच दैट द फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। फर्स्ट फिंगर अगर फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, सेंट्रल फिंगर points to the direction of current, or you can say direction of motion of positive charge, then the thumb will represent the direction of motion of force experienced by the charge particle। और ऐसे ही ये करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए भी अप्लाई होगा, बस V की जगह वहां पे करंट की डायरेक्शन आ जाएगी। क्लियर है? तो अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो इसको समझ आ जाएगा। और याद रखने का तरीका है कि अगर F4 फर्स्ट फिंगर,
F4 फील्ड की डायरेक्शन में रखना है लेफ्ट हैंड की, तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है, फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब को। फिर अगर हम फर्स्ट फिंगर को फील्ड की डायरेक्शन में यानी कि F4 फर्स्ट फिंगर, F4 फील्ड की डायरेक्शन में रखते हैं, C4 सेंट्रल फिंगर, C4 करंट की डायरेक्शन में रखते हैं, तब थंब का हम M उठाते हैं यहाँ पे और इधर मोशन का लेते हैं को याद रखने के लिए। तो थंब विल टेल यू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फोर्स, यानी कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बताएगा। तो ये नीचे जो मैंने लिखा है ये याद रखने का तरीका है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी हम मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं और ने मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन यहाँ पे क्या है कि चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करना चाहिए। या अगर यहाँ पे कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें भी हम इस लेफ्ट हैंड रूल को यूज कर सकते हैं, बस V की जगह वहां पे हम करंट की डायरेक्शन लेंगे। क्लियर है? तो ये समझ आना चाहिए, इजी है। नेक्स्ट, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा उसका किस तरह का पाथ होगा उसको हमें यहाँ स्टडी करना है। और हम यहाँ पे पहले केस लेंगे फर्स्ट, व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये केस होगा पहले। और अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड को हम परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर दिखाएं इनवर्डली, तो क्रॉस से दिखाते हैं इक्वली स्पेस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है इनवर्डली, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और इसमें चार्ज पार्टिकल मान लीजिए यहां पे एंटर करता है v वेलोसिटी से। तो जब पार्टिकल पे अगर लेफ्ट हैंड रूल आप लगाएंगे फ्लेमिंग्स, तो आप इस पे फोर्स के डायरेक्शन पता कर सकते हैं। देखिए आप, सेंट्रल फिंगर करंट की डायरेक्शन में, फर्स्ट फिंगर फील्ड की डायरेक्शन में, तो फर्स्ट फिंगर इनवर्ड प्लेन के अंदर की तरफ, सेंट्रल फिंगर लेफ्ट टू राइट क्योंकि पार्टिकल आपका मूव कर रहा है लेफ्ट टू राइट यहाँ पे, तो इस पे फोर्स लगेगा एक अपवर्ड डायरेक्शन में अगर आप लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पे अप्लाई करते हो। और इस फोर्स की डायरेक्शन वजह से क्योंकि ये 90 डिग्री पे लगेगा तो पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होनी शुरू हो जाएगी। और जब पार्टिकल कहीं भी जाएगा उस पे ये फोर्स 90 डिग्री पे ही लगता रहेगा। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज करता जाएगा और उस पे हमेशा 90 डिग्री पे लगेगा। तो पार्टिकल की जो पॉसिबल मोशन है दैट विल बी सर्कुलर मोशन, तो वो होगी एक सर्कुलर मोशन। तो पार्टिकल पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है एक तरह से स्टूडेंट्स उसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है Fc। और यहाँ पे आपको पता ही है दैट विल बी इक्वल टू QVB साइन थीटा, लेकिन साइन थीटा का मतलब यहाँ पे 90 डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। तो इससे अगर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो यू विल गेट r इज इक्वल टू mv अपॉन QB। तो इस रेडियस के सर्कुलर पाथ में आपका पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करेगा। अब आपसे कोई पूछे कि व्हाट विल बी द टाइम पीरियड, time period means time taken by the particle to complete one circular motion, तो you can calculate t is equal to total वन सर्कुलर पाथ में पार्टिकल जो पाथ क्लियर कवर करेगा दैट इज 2 pi r डिवाइड बाई v। और यू कैन राइट 2 pi अपॉन v इंटू r की वैल्यू mv अपॉन qb। तो यू विल गेट 2 pi m अपॉन qb। तो दिस विल बी द टाइम पीरियड, यानी टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट वन सर्कुलर पाथ। इक्वेशन नंबर 2 यू कैन से। और देन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, नंबर ऑफ सर्कुलर मोशन कंप्लीटेड बाय द पार्टिकल इन 1 सेकेंड दैट विल बी गिवन बाय 1 अपॉन टी, न्यू इज इक्वल टू 1 बाई टी। तो यू विल गेट QB अपॉन 2 pi m। क्लियर है? इक्वेशन 3 you can say, and in the same way you can find the angular velocity of the particle that is equal to 2 pi nu or 2 pi upon capital T, and that will be equal to QB by m। तो ये रिलेशन आप यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हैं। तो आपने देखा जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पे मूव करते हैं तो वो सर्कुलर पाथ लेता है, उसकी रेडियस होगी mv अपॉन QB।
टाइम पीरियड होगा 2πm/qb, और फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपने ये रिलेशन इक्वेशन थर्ड और फोर्थ में देख लीजिए। तो इजी है, समझने लायक चीज है। तो और ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड ऑल्सो जायरो फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल। और यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं साइंटिस्ट स्टूडेंट्स कि जो टाइम पीरियड है t, फ्रीक्वेंसी है and angular frequency do not depend on speed of the particle and radius of the orbit. Do not depend on speed of the particle and radius of circular path, radius of its orbit. Thus all the charged particle take the same time to complete स्मॉल और लार्ज सर्कल। अगर वो चाहे लार्ज सर्कल क्रिएट मूव कर रहे हैं या स्मॉल कर रहे हैं, सभी चार्ज पार्टिकल सेम लेंगे अगर उनका Q/m सेम हो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो गिवन है। अगर Q/m सेम हुआ तो जो भी पार्टिकल होगा वो चाहे छोटा पाथ कवर करे, छोटे रेडियस का सर्कल या बड़े रेडियस का, वो टाइम पीरियड सेम होगा, फ्रीक्वेंसी सेम होगी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी चार्ज पार्टिकल की सेम होगी। कंडीशन क्या है? Q/m अगर सेम है तो। क्लियर है? तो यहां पे 2t टाइम पीरियड, न्यू एंड ओमेगा डिपेंड ऑन स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द पार्टिकल, दैट इज Q/m। तो Q/m पे डिपेंड करता है t, न्यू एंड ओमेगा, और डिपेंड नहीं करता पार्टिकल के रेडियस पे, कितना बड़ा सर्कल में घूम रहा है और कितना उसका वेलोसिटी है। तो वेरी इंटरेस्टिंग, समझ के देखिए इसको। नेक्स्ट इसका केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड, तो अब हम स्टूडेंट स्टडी करेंगे कि जब पार्टिकल मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में बट नॉट परपेंडिकुलर टू इट, तो वी is not perpendicular to magnetic field, that is कोई एंगल बना रहा है, मान लीजिए थीटा एंगल बना रहा है, V और B में मान लीजिए थीटा एंगल है, तो उस केस में पार्टिकल की मोशन किस तरह की होगी? तो उसके लिए हम यहां पे कोऑर्डिनेट एक्सिस बना सकते हैं। तो यहां पे मान लीजिए कोऑर्डिनेट एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड है एक्स एक्सिस के अलोंग, और पार्टिकल ओरिजिन पे मान लीजिए एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बनाते हुए, इसकी वेलोसिटी v है और मैग्नेटिक फील्ड से यानी कि एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है एक्स वाई प्लेन में। तो पार्टिकल की वेलोसिटी के हम दो कंपोनेंट लेंगे, एक एक्स एक्सिस के अलोंग मान लीजिए वो v1 है, और एक वाई एक्सिस के अलोंग, दैट इज यू कैन से v2। तो पार्टिकल की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हुए, एक v1 जिसका मैग्नीट्यूड है v cos थीटा एंड v2 अलोंग y एक्सिस जिसका कंपोनेंट मैग्नीट्यूड है v sin थीटा। और ये जो कंपोनेंट है ये अलोंग मैग्नेटिक फील्ड हुआ एक्सिस के अलोंग, और ये जो कंपोनेंट है ये परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड हुआ। तो अब हम पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी मान सकते हैं, एक v1 v cos थीटा जिसका मैग्नीट्यूड है जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, और एक v2 y एक्सिस के अलोंग जिसका मैग्नीट्यूड v sin थीटा है, और दिस वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू b। तो पहले हम इस ड्यू टू v2 कंपोनेंट, ये कंपोनेंट की वजह से हम पार्टिकल की स्टडी करेंगे, मोशन की स्टडी करेंगे, और हम देख रहे हैं कि v2 तो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, क्योंकि वेलोसिटी का ये कंपोनेंट y एक्सिस के अलोंग है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड x एक्सिस के अलोंग है। और जब इस कंपोनेंट की वजह से आपको पता ही है पार्टिकल पे एक लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, और ये मैग्नेटिक फोर्स पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में रोटेट कराएगा, तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो Fb इज इक्वल टू Fc। तो इससे पहला केस जो हमने पढ़ा था सेम केस, तो यहां पे Q v2b साइन थीटा साइन 90 हो गया, तो पार्टिकल पे ये मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और ये पार्टिकल को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा mv2/r। तो यहां से अगर हम निकालें तो पार्टिकल की सर्कुलर मोशन होगी इस वेलोसिटी कंपोनेंट की वजह से, एंड दैट विल बी इक्वल टू mv2/qb।
और अगर आप एम वी टू की वैल्यू रखते हो तो एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। तो इस रेडियस के सर्कुलर पाथ में पार्टिकल मूव करेगा, दैट इज इक्वेशन 1। और यहां पे हम अगर कहें टाइम पीरियड क्या होगा पार्टिकल का, तो 2 पाई आर अपॉन वी टू, 2 पाई अपॉन वी टू, आर की वैल्यू एम वी टू अपॉन क्यू बी, तो यू विल गेट 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। एंड व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी, यानी कि द नंबर ऑफ सर्कुलर पाथ कंप्लीटेड बाय द पार्टिकल इन 1 सेकेंड। और ये बड़ा इजी है, देखिए 1 अपॉन टी के बराबर हुआ और इक्वल आप निकाल सकते हैं क्यू बी बाई 2 पाई एम। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी आप इसी तरह से निकाल सकते हैं 2 पाई न्यू दैट इज क्यू बी बाई एम। तो ध्यान से देखिए ये वही केस हो गया जो इससे पहले हमने पढ़ा था, जब पार्टिकल का इससे पहला केस लिया था, तो वही सारे रिलेशन हम यहां पे भी गेट कर रहे हैं, क्योंकि जो V2 कंपोनेंट है दैट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो सेम रिजल्ट आएंगे। और यहां पे भी हम देख सकते हैं कि टी न्यू एंड ओमेगा, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी आर इंडिपेंडेंट। यहां लिख सकते हैं हम टी न्यू एंड ओमेगा आर इंडिपेंडेंट of velocity of the particle, radius of circular path and theta also। थीटा पे भी डिपेंड नहीं करता, देखिए तीनों रिलेशन में कहीं थीटा नहीं है। तो ये जो क्वांटिटीज है टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी पार्टिकल की, वी आर और थीटा पे डिपेंड नहीं करता। दीज डिपेंड्स ऑन दीज क्वांटिटीज, टी न्यू एंड ओमेगा डिपेंड्स ओनली ऑन क्यू बाई एम, यानी कि चार्ज टू मास रेशो, और यू कैन से स्पेसिफिक चार्ज भी कहते हैं हम इस क्वांटिटी को, पार्टिकल के स्पेसिफिक चार्ज पे यानी कि चार्ज टू मास रेशो पे डिपेंड करती है ये क्वांटिटी। तो ध्यान से देखिए रेडियस जरूर थीटा पे डिपेंड करेगा, लेकिन टी न्यू और ओमेगा डिपेंड नहीं करेगा। तो सर्कुलर पाथ का रेडियस थीटा पे डिपेंड जरूर कर रहा है। ध्यान से देखिए, अब यहीं पे आपने पढ़ा अभी ड्यू टू V2 कंपोनेंट की वजह से पार्टिकल की मोशन सर्कुलर होगी, लेकिन आपका दूसरा कंपोनेंट है उसकी वजह से आपके पार्टिकल की मोशन किस तरह की होगी, देखेंगे ड्यू टू V1 कंपोनेंट। V1 कंपोनेंट आपने देखा था ये पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, और जब ये पैरेलल है तो इस पे कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा तो पार्टिकल सेम वेलोसिटी से एक्स एक्सिस पे मूव करेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं होगा एक्स एक्सिस पे, और पार्टिकल इस वेलोसिटी से मूव करेगा अलोंग एक्स एक्सिस, और यू कैन से पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, और यू कैन से इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह से द लीनियर डिस्टेंस, तो पार्टिकल की मोशन किस तरह की हो गई, अगर हम यहां देखें दोनों को अगर कंबाइन करके, तो आपने देखा V2 वेलोसिटी की वजह से पार्टिकल का पाथ सर्कुलर होगा, और V1 वेलोसिटी की वजह से पार्टिकल मूव करता जाएगा एक्स एक्सिस पे, तो ये का पॉसिबल पाथ होगा पार्टिकल सर्कुलर मोशन में V2 की वजह से, और V1 वेलोसिटी की वजह से एक्स एक्सिस पे शिफ्ट होता चला जाएगा। तो इस तरह से जो पार्टिकल का पाथ होगा दैट विल बी हेलिकल पाथ, इसे कहते हैं हेलिक्स बनाता है पार्टिकल और इसका पाथ हुआ हेलिकल। तो द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन वन रोटेशन, चार्ज पार्टिकल लीनियर डिस्टेंस कितनी कवर करेगा एक टाइम पीरियड में, यानी कि एक सर्कुलर मोशन में पार्टिकल जब वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा यानी कैपिटल टी टाइम में, पार्टिकल जो पाथ कवर करेगा शिफ्ट होगा एक्स एक्सिस पे जितने डिस्टेंस है उसे पिच ऑफ द पार्टिकल कहते हैं। तो पिच ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय P इज इक्वल टू V1 velocity of the particle on x-axis and the t the time period in which that particle will complete one circular motion due to component V2। तो this is equal to V cos theta, और हमने t की वैल्यू पढ़ी थी अभी कैलकुलेट किया था, टाइम पीरियड 2 पाई m अपॉन क्यू बी, तो you will get 2 पाई m V cos theta अपॉन क्यू बी, तो दिस विल बी द पिच। तो पार्टिकल हेलिकल पाथ लेगा,
यानी कि एक हेलिक्स बनाएगा, और पार्टिकल का हम कहेंगे कि अगर थीटा एंगल पे एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बनाते हो तो पार्टिकल हेलिकल पाथ लेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो ये देखें, आपने समझने वाली चीज है, इसको समझिए आराम से। नेक्स्ट, ओके, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन combined field. If we consider a setup in which electric field is along y-axis, magnetic field is along z-axis, and a particle is moving along x-axis. So in this case, the Lorentz force on the particle will be given by electric force plus magnetic force, and you know electric force is always equal to charge particle पॉजिटिव है QE हुआ यानी कि along y axis, and the magnetic force will be given by QV cross B. So now you can calculate it. QE, E vector can be written as E into J cap, because it is electric field is along y axis, and QV cross B, you can write Q V I cap B K cap, QE J cap Q V B I क्रॉस के माइनस जे कैप। और लेफ्ट हैंड रूल से हम देख भी सकते हैं, यहाँ पे हम स्टूडेंट्स, अगर हम चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वाई एक्सिस के अलोंग, तो वाई एक्सिस के अलोंग ही के पैरेलल पार्टिकल पे फोर्स लगेगा। और लेफ्ट हैंड रूल से हम देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। आप लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पे अप्लाई करके देख सकते हैं। तो आई क्रॉस के होता है माइनस जे कैप, बाई दिस यू कैन राइट क्यू ई माइनस वी बी इंटू जे कैप, इक्वेशन 1। तो दिस विल बी द Lorentz force on the particle when it is move in combined field. Combined field means या क्रॉस फील्ड भी कहते हैं, और यहाँ पे क्रॉस फील्ड का मतलब है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर। Suppose we adjust the value of E and B such that net Lorentz force on the particle is 0. The magnitude of Lorentz force is 0. मान लीजिए E और B की वैल्यू हम इस तरह से एडजस्ट करते हैं स्टूडेंट्स कि Lorentz force पार्टिकल पे 0 अगर आ जाता है, तो अगर इस हिसाब से अगर हम इक्वेशन 1 से देखें तो F0 मीन्स Q इंटू एफ की वैल्यू रख दीजिए इक्वेशन 1 से, E माइनस Q इंटू ई माइनस वी बी इजिकल टू 0। तो यहां से E माइनस वी बी इजिकल टू 0, तो यू कैन कैलकुलेट V इजिकल टू E बाई बी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। You can say only those particle of a beam which move with a velocity given by equation 2 will move undeflected through the magnetic field. तो इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर वेलोसिटी पार्टिकल की E अपॉन बी के बराबर हो तो नेट फोर्स 0 होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, डायरेक्शन में अपोजिट है, तो नेट फोर्स 0 और पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड मूव करेगा। तो इस तरह के हमें जो एक सेटअप होता है वेलोसिटी सेलेक्टर कहते हैं, उसको हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि अगर एक बीम, कोई चार्ज पार्टिकल की बीम अगर मूव कर रही है किसी स्लिट के थ्रू, हम दिखा सकते हैं ये एक स्लिट के थ्रू, ये एक चार्ज पार्टिकल की बीम मान लीजिए v वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है, बीम ऑफ पार्टिकल। और यहाँ पे हम मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया हमने, मान लीजिए दो प्लेट हैं, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया डाउन, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए यहां डॉटेड से दिखा रहे हैं, यानी कि
प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन। अब पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने नीचे को दिखाया, यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुई और मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड नॉर्मल है। तो अगर हम इस पे फोर्स देखते हैं तो हम देखते हैं कि एफ ई और एफ बी एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो अगर वी, ये कंडीशन आपने V इक्वल टू ई अपॉन बी अगर कंडीशन वो आपने अप्लाई की, यानी कि E और B की वैल्यू को ऐसे एडजस्ट किया दैट इज V इक्वल टू ई अपॉन बी, तो पार्टिकल की जो चार्ज पार्टिकल की बीम है वो अनडिफ्लेक्टेड मूव करेगी थ्रू आउट द स्लिट। तो पार्टिकल बीम विल मूव अनडिफ्लेक्टेड थ्रू द स्लिट S इन द सेटअप। ये S स्लिट है, ये मान लीजिए S नॉट स्लिट है। तो S नॉट स्लिट से जो बीम आई थी वो अनडिफ्लेक्टेड स्ट्रेट निकल जाएगी अगर V इक्वल टू E अपॉन बी आपने एडजस्ट कर दिया। क्लियर है? तो इट इज ए सेटअप टू सेलेक्ट चार्ज पार्टिकल ऑफ ए पर्टिकुलर वेलोसिटी फ्रॉम ए बीम पास थ्रू ए स्पेस हैविंग क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। तो इस सेटअप को हम कहते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर या वेलोसिटी फिल्टर। वेलोसिटी सेलेक्टर और वेलोसिटी फिल्टर, इस सेटअप को नाम दिया जाता है जिसमें हम चार्ज पार्टिकल, यानी कि अगर हम उनको किसी एक स्पेसिफिक वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल को हमें एक बीम में से अलग करना है। मान लीजिए इस बीम में बहुत सारे चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं और सबकी वेलोसिटी, किसी की वेलोसिटी v1 है, किसी की v2 है, किसी की v है। तो हम v वेलोसिटी के पार्टिकल को अगर अलग करना चाहते हैं तो हम v इक्वल टू ए अपॉन बी अगर हम सेटअप कर दें मैग्नीट्यूड में, और डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है डायग्राम में, तो जो v वेलोसिटी के पार्टिकल है वो अनडिफ्लेक्टेड निकल जाएंगे और v1 v2 वेलोसिटी के पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, जो स्लिट S के थ्रू नहीं मूव या फिल्टर नहीं हो पाएंगे। तो स्पेसिफिक वेलोसिटी को हम इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दिस मेथड वाज एम्प्लॉयड बाय J.J. थॉमसन आल्सो इन 1897 टू मेजर E by m ऑफ इलेक्ट्रॉन। Mass spectrometer is also based on the principle of velocity selector. Mass spectrometer, or you can say mass spectroscope, is a device that separates charge particle, usually ions, according to their charge to mass ratio. तो जैसे वेलोसिटी सेलेक्टर वेलोसिटी के हिसाब से पार्टिकल को सेलेक्ट करता है, स्पेसिफिक वेलोसिटी के पार्टिकल्स को फिल्टर कर देगा, सेलेक्ट कर लेगा, ऐसे ही मास स्पेक्ट्रोस्कोप जो होता है वो चार्ज पार्टिकल को उनके स्पेसिफिक चार्ज यानी कि चार्ज टू मास रेशियो के बेस पे अलग करता है। तो ये दोनों यहाँ पे डिवाइस क्रॉस यानी कि ये मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन कंबाइंड फील्ड या क्रॉस फील्ड के बेस पे वेलोसिटी सेलेक्टर और मास स्पेक्ट्रोमीटर काम करते हैं। क्लियर है? समझ आ जाना चाहिए। नेक्स्ट जो पढ़ा है बेटा एक बार थोड़ा सा रिकॉल करें अगर हम, तो हमने पढ़ा है मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। जब चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर एंटर करता है तब हमने कुछ रिलेशन पढ़े थे, जब कोई एंगल बनाते हुए एंटर करता है तो वह हेलिकल पाथ लेता है। एक बार फिर आप वीडियो को देख सकते हैं। और मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड और क्रॉस फील्ड। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, द क्वेश्चन इज प्रोटॉन एंड an electron traveling along parallel paths enter a region of uniform magnetic field acting perpendicular to their paths. Which of them will move in circular path with higher frequency? तो यहाँ पे सिर्फ ये पूछा है कि कौन से का पाथ ज्यादा फ्रीक्वेंसी से कौन मूव करेगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का आप इक्वेशन यूज करिए, रिलेशन यूज करिए। हम जानते हैं जब पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर मूव करता है तो उसका पाथ होता है सर्कुलर, और उसकी फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट की थी QB अपॉन 2πm। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि अगर हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो Q सेम है दोनों का मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, 2π भी कांस्टेंट है, तो न्यू प्रोपोर्शनल हुआ 1/m। और यहाँ पे हमें पता है कि therefore nu E यानी कि फ्रीक्वेंसी फॉर इलेक्ट्रॉन विल बी ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन, बिकॉज वी नो दैट कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन। तो इस इक्वेशन से हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Question is depict the trajectory of a charge particle moving with velocity v as it enters in a uniform magnetic field perpendicular to the direction of motion। यानी कि एक चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री एंगल बनाते हुए। तो इसमें हम डायरेक्ट कर लेते हैं, एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैंने गिवन वगैरह नहीं लिखा है, डायरेक्ट लिखा है। तो v वेलोसिटी से पार्टिकल एंटर करता है, हम लेफ्ट हैंड रूल से अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं, लेफ्ट टू राइट आपकी सेंट्रल फिंगर हो जाएगी चार्ज के मोशन की डायरेक्शन में, फील्ड की डायरेक्शन में फर्स्ट फिंगर यानी कि इनवर्ट टू द प्लेन, तो फोर्स पार्टिकल पे अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा जब ये एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में। और इस फोर्स की वजह से मैग्नेटिक फोर्स जब पार्टिकल पे लगना शुरू हो जाएगा, पार्टिकल सर्कुलर मोशन लेगा और फोर्स उस पर 90 डिग्री पे लगता रहेगा। आप लेफ्ट हैंड रूल लगाएं तो इस तरह से पार्टिकल सेमी सर्कुलर पाथ लेके वापस निकल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड से। तो अगर कोई पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है 90 डिग्री एंगल बनाते हुए, तो वो सेमी सर्कुलर पाथ लेके उसी वेलोसिटी से वापस निकल जाएगा, उसी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से। तो सेमी सर्कुलर पाथ आपका आंसर हो सकता है सेमी सर्कुलर, क्योंकि इसमें सिर्फ यहाँ आपसे पूछा है कि किस तरह का पाथ होगा। और अगर ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन, तो अगर आपने सर्कुलर पाथ भी लिख दिया तो उसको भी जनरली टीचर करेक्ट कर देते हैं, क्योंकि आपसे सिर्फ ये पूछा गया है कि पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी कैसी होगी। तो डायग्राम बना दीजिए, दिखा दीजिए तो सेमी सर्कुलर पाथ। तो कई बार पार्टिकल, बच्चा क्या होगा, पार्टिकल को यहाँ कहीं दिखाएगा और उसमें सेमी पूरा सर्कुलर पाथ भी दिखा सकता है, उसको भी सही मान लिया जाता है। लेकिन ज्यादा करेक्ट आंसर है सेमी सर्कुलर पाथ। ध्यान से करिए, समझ के करिए। ओके, नेक्स्ट। Okay, the question is a narrow beam of protons and neutrons each having the same momentum enters a region of uniform magnetic field directed perpendicular to the direction of their momentum. What would be the ratio of radii of their circular paths described by them? तो यहाँ पे गिवन है, एक मान लीजिए हम 1 से प्रोटॉन को 2 से न्यूट्रॉन को अगर डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मोमेंटम हम ले सकते हैं P1 प्रोटॉन का, M1 V1, यहाँ पे M1 उसका मास हम बात कर रहे हैं, V1 वेलोसिटी है प्रोटॉन की, और P2 M2 V2 यानी कि ये न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं, M2 मास है, V2 वेलोसिटी है और P2 उसका मोमेंटम है। अब क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि दोनों के मोमेंटम सेम है, क्वेश्चन में गिवन है मोमेंटम सेम है। तो द रेड, और मान लीजिए रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ्स बी R1 एंड R2, तो हमें निकालना है R1 रेशियो R2। तो डायग्राम हम बोला नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन बना लेते हैं समझने के लिए। तो अब यहाँ देखिए कि अगर हमने पढ़ा है, वी नो दैट रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज R इक्वल टू mv अपॉन qb। तो इस क्वेश्चन में दोनों आपके जो पार्टिकल है उनका मोमेंटम सेम दिया, mv मीन्स मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। तो P दोनों के सेम है, P1 या P2 दोनों बराबर हैं। तो इस केस से अगर हम देख सकते हैं तो R, क्योंकि P सेम है और मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं बदल रहा है, तो R प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन Q। और यहाँ पे हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात करते हैं तो चार्ज दोनों पे सेम है, तो R1 रेशियो R2, क्योंकि दोनों के चार्ज सेम है तो 1 रेशियो 1। आंसर हो गया, क्लियर। तो अगर आप इनके डायग्राम बनाओ भी, यानी कि सर्कुलर पाथ सेम सर्कुलर पाथ से वापस हो जाएंगे दोनों, प्रोटॉन भी इसी से जाएंगे, न्यूट्रॉन भी इसी सर्कुलर पाथ से हाफ सेमी सर्कुलर पाथ लेके वापस निकल जाएंगे। क्लियर है। तो जब इस तरह से आप क्वेश्चन करते हो, समझ के करते हो, तो बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। अगर आप कॉन्सेप्ट को इसमें अप्लाई करते हो इजीली हो जाते हैं, इजी होते हैं। नेक्स्ट question is, okay, the question is find the condition under which the charge particles moving with different speeds in the presence of electric and magnetic field vectors can be used to select charge particles of a particular speed। तो particular speed के charge particle को एक बीम में बहुत सारे charge particle जा रहे हैं, इनकी velocity v1 v2 v3 and so on, इसमें से किसी एक velocity के particles को अलग करना है, मान लीजिए v1, तो हम या V कह लीजिए, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, V1 मान लीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हमने पढ़ा था इन क्रॉस फील्ड्स, एक तो हमें फील्ड्स को क्रॉस करना पड़ेगा एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एंड इन द क्रॉस फील्ड ये कंडीशन होनी चाहिए, एंड पार्टिकल्स मूव विद वेलोसिटी V perpendicular to E and also V perpendicular to B
मैग्नेटिक फोर्स शुड बी इक्वल टू, कंडीशन होनी चाहिए शुड बी इलेक्ट्रिक फोर्स, और ये हमने पढ़ा था दैट इज QVB शुड बी इक्वल टू QE, यहाँ पे थीटा भी 90 डिग्री है क्योंकि V इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू B। तो यहां से हमने कैलकुलेट किया था V इज इक्वल टू E/B। तो जो भी वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल को हमें अलग करना है वो वेलोसिटी ऐसी होनी चाहिए कि पार्टिकल का जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो E/B के बराबर हो। तो फिर वो पार्टिकल सीधे निकल जाएंगे, बाकी सारे पार्टिकल इधर उधर निकल जाएंगे। तो V वेलोसिटी ही मान लीजिए, इसे हम नाम दे देते हैं। V वेलोसिटी के पार्टिकल को अलग करना है, यहाँ पे V वेलोसिटी के पार्टिकल भी है। तो V की वैल्यू अगर E/B के बराबर है तो ये अनडिफ्लेक्टेड निकल जाएंगे और बाकी सारे डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, कोई इधर जाएगा कोई इधर। तो इस तरह से इस कंडीशन से हम निकाल सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा था। इस तरह से आज जो हमने पढ़ा है उनको आप ध्यान से देखें तो बहुत ईजी है, आसान है, और उसके बेस पे हमने कुछ न्यूमेरिकल किए हैं। अगर हम कॉन्सेप्ट के बेस पे न्यूमेरिकल्स को करते हैं तो समझ के कॉन्सेप्ट को तो ईजी होते हैं और बहुत आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।